अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं अपनी इस सर्दी को जनवरी को 2026 को एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, मेरे लिसनर्स को, हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के तमाम कामों में बेहद आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर हो सके तो जानने वालों में शेयर कर दें। गैस, जैसा कि आपको पता है कि शदीद सर्दी हो रही है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ इस तरह के हैं जहाँ पे बाकायदा बर्फ़बारी का सिलसिला जारी व सारी है। खैर, ऐसे में इस तरह के मौसम में इतनी सर्दी में दिल चाहता है कि कोई ना कोई खौफनाक किस्सा या तो सुना जाए या फिर सुनाया जाए। आज की ये जो कहानी है, हमारे एक पुराने लिसनर हैं, उनकी फैमिली में एक साहब की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब 1997-98 चल रहा था और वो इत्तेफाक से मलेशिया के अंदर एक ड्राइवर के तौर पे काम किया करते थे। ये कहानी नदीम साहब की कहानी है और ये बताते हैं कि जब 1997-98 में मैं मलेशिया में मौजूद था तो शुरू में विद इन सिटी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इंटर सिटी और फिर मैंने बॉर्डर्स की तरफ भी गाड़ी को, ट्रक को, बसों को चलाना शुरू कर दिया था। ज़ाहिर सी बात है, मैं एक्सपर्ट था, मेरे पास लाइसेंस मौजूद था और इस ड्राइविंग की अवज़ मुझे बेतहाशा अच्छे पैसे दिए जाते थे, तो मैं बहुत खुश था। अब ये जो ड्राइवर लोग होते हैं या जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, उनका जो ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा है वो सफ़र के अंदर गुजरा करता है और जब सफ़र के अंदर आप मौजूद हो तो कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई कहानी आपके साथ ज़रूर इस तरह की पेश आती है जो कि ना सिर्फ आपके सोचने के अंदाज को तब्दील कर देती है, बल्कि आप काफ़ी देर तक सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह ना करे अगर दोबारा मेरे साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आया तो शायद मेरा बचना मुमकिन नहीं होगा। खैर, ऐसे ही एक सर्दियों की रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कुछ सामान वगैरह एक शहर में छोड़ने के बाद एक हाईवे पे मौजूद था। बेसिकली ये कड़क या करक के नाम से एक मशहूर हाईवे है और ये हाईवे शुरू से ही बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हाईवे है। इस हाईवे के बारे में आप अगर गूगल पे भी सर्च करें तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। खैर, मैंने सामान वगैरह ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम था। मैं हाईवे से एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे मोड़ पे आ गया कि जहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सही जगह जा रहा हूँ या मैंने गलत रास्ते का इंतखाब कर लिया है। दूर दूर तक जहाँ तक मेरी निगाह जाती और रोड तो मौजूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके रोशनी कम से कम होती जा रही थी। एक वक्त तो ऐसा आया था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके सारी गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे से गायब हो चुकी हैं और मैं एक ऐसे रोड पे मौजूद हूँ जो कि सरासर जारी है, बहुत दूर तक है और यहाँ पे कम से कम रोशनी है और मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। इसी तनाजुर में जब मैंने आगे पीछे का गाड़ी को रोकने के बाद जायज़ा लिया तो अब मुझे कन्फ्यूजन शुरू हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आखिरी वाला मोड़ था, मैंने उस मोड़ से किसी ऐसे रोड पे गाड़ी निकाल ली है जहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए था। काफ़ी देर तक गौर व खौज करने के बाद अपने तौर पे मैंने मज़ीद आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और मेरा ख़्याल था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि 15-20 मिनट तक मुसलसल गाड़ी ऐसे ही आगे बढ़ती चली गई और मुझे ना ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इसी दौरानिए में जबकि मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे अब हल्का हल्का सा ऐसा लगा जैसे जिस रोड पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दूर जहाँ तक मेरी निगाह जाती है कोई है जो चलता हुआ पैदल इस रोड पे आगे बढ़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, मेरी गाड़ी की लाइट उस तरफ पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफ़ेद कलर के लिबास में रोड के एक साथ यानी कोने के साथ साथ चलता हुआ आगे जा रहा है, जैसे उसको भी बहुत लंबा सफ़र करना हो और उसके पास कोई गाड़ी या कोई सवारी मौजूद ना हो।
हालांकि आमतौर पे इस तरह के सुनसान रास्ते पे, इस तरह की वीरान जगह पे आप रुकने से परहेज किया करते हैं। आपको अगर कोई लिफ्ट मांगने का इशारा भी करे, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं पिछले काफ़ी देर से, समझ लें आधे घंटे से, अपनी मंजिल को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे इसको देखने के बाद ऐसा लगा जैसे ये जो भी शख्स है, ये कम से कम उम्मीद की एक किरण है, और हो सकता है कि मैं इसके पास जब पहुंचूं तो ये मुझे गाइड कर दे। यही सोचते सोचते जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसके मज़ीद करीब पहुंचा, तो अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने सफ़ेद कलर का गाउन या इस तरह का कोई सूट पहन रखा है, और वो अपने बालों को खोल के मखसूस अंदाज में अजीब सी चाल के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे इस वीरान सुनसान सड़क पे, इस हाईवे पे, वो अपनी बेबसी का मुजाहिरा कर रही हो। लेकिन बड़ी बेबाक औरत थी कि इस हाईवे पे, इस सुनसान जगह पे, इस तरह के तंग लिबास के साथ अपने बालों को खोल के वो यहाँ से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही मैं उस औरत के बहुत करीब आया और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पे या उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे दुनिया जहाँ का हुस्न इस औरत के चेहरे के अंदर समा चुका है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जवान, बहुत ही पुरकशिश लग रही थी। लेकिन बात ये थी कि इतनी रात में इस वीरान जगह पे, इस सुनसान जगह पे वो आखिर क्यों और कैसे मौजूद थी। खैर, इसी दौरानी में जब मैंने गाड़ी रोकने के बाद गाड़ी की रोशनी में उसके सर के बालों से लेके नीचे तक देखना शुरू किया, तो जब मैं नीचे उस औरत के पाँव की तरफ पहुंचा, मुझे कुछ अजीब सा लगा। बज़ाहिर तो इसका जिस्म, इसकी शक्ल, इसकी एक एक चीज़ बहुत ही जाज़िब नज़र थी, बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जब मेरी नज़र उस औरत के पाँव की तरफ पड़ती, तो मुझे उसके पाँव के उल्टे होने का एहसास होता। एक लम्हे के लिए मुझे ज़रा सा झटका सा लगा, और मैंने इधर उधर देखने के बाद जब तीसरी इवन के चौथी बार उस औरत के पाँव के ऊपर नज़र डाली, तो ऐसा ही था कि उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे, बल्कि अब ऐसा लग रहा था उसके पैरों से, उसके नाखून से खून रसना शुरू हो चुका है। एक अजीब हालत थी, एक अजीब कन्फ्यूजन थी, और मैं एक अजीब कश्मकश का शिकार था। मैं आगे बढ़ूं, पीछे जाऊं, क्या करूं। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेके ट्रक की रफ्तार गियर बदलते ही बढ़ाना शुरू की, और मैंने सीधे हाथ की तरफ, यानी जहां पे वो औरत मौजूद थी उससे कुछ फीट के फासले पे ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। मुझे बस इतना याद है कि मैं 15, 20, इवन के 25 मिनट तक मुसलसल ट्रक को भगाता चला गया, और इस दौरानी में जितनी भी कुरानी आयत, सूरतें मुझे आया करती थी, मैं मुसलसल उनकी तिलावत कर रहा था। और शायद ये इस तिलावत का ही नतीजा था कि मेरे ख्याल में आधे पौन घंटे मज़ीद गाड़ी चलाने के बाद मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई, और मैंने देखा कि सामने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। खैर, मैंने जब उस पुलिस वाले से पूछा या उनकी मदद मांगी, तो उन्होंने मुझे सही रास्ता गाइड कर दिया। उनका ये कहना था कि आप एक ऐसे रोड पे जा चुके थे जो कि काफ़ी अरसे पहले बंद कर दिया गया था, और ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सही सलामत इस रोड से वापस आ गए, वरना इस रोड पे जो भी जाता है या तो उसकी लाश मिला करती है, या फिर लोग उसको माजी की तरह भूल जाया करते हैं। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अक्सर हम लोग शाम के टाइम में अपने दोस्तों के हमरा क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाया करते थे। ये 1980s का दौर था, बहुत सादा दौर था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, और ज़्यादातर जो बच्चे थे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे,
लेकिन उनमें जो रमीज़ था वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अक्सर ऐसा होता कि वो बैट बॉल लेके मेरे घर के बाहर आ जाता, मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ें दिया करता था। उसका बस नहीं चलता कि वो 24 घंटे मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहता। वो जो दौर था जो कि 1980s का दौर था, उस दौर में जो क्रिकेट का क्रेज़ था वो अब से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। खैर, जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं अपने दोस्त रमीज़ के साथ ना सिर्फ क्रिकेट खेलता, बल्कि अक्सर मैं उसके घर में, जो कि हमारे बराबर वाला घर था, उसके साथ खेलने के लिए चला जाया करता था। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ करता है जिसके असरात पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर मौजूद रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 1981 में जनवरी के महीने में हमें एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ मैं, मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वाले, बल्कि आप कह सकते हैं कि सारे शहर वाले शौक में आ चुके थे। हमें पता चला कि रमीज़ अपनी फैमिली यानी अपनी पेरेंट्स के हमरा कत्ल कर दिया गया है। जिस वक्त रमीज़ को कत्ल किया गया था उसकी उम्र महज 11 साल के बराबर थी। उसकी इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा दिलेर था, बहुत ज़्यादा सेंसेबल था, और हमेशा वो इस तरह की बातें किया करता था कि वाकई में मुझे उसके अपने दोस्त होने पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ करता था। जैसे ही रमीज़ और उसकी फैमिली को या उसके पेरेंट्स को मर्डर किया गया तो तकरीबन 1 साल तक जो हमारी हालत थी वो इस तरह की थी कि हमें यकीन ही नहीं आता था। ख़ास तौर पे मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। जब उसका मर्डर हुआ था उसके बाद जो 15 दिन थे वो बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक दिन थे। अक्सर पुलिस वाले या दीगर जो भी अफराद हुआ करते हैं वो ना सिर्फ हमसे बल्कि पूरे मोहल्ले से इन्वेस्टिगेशन किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के अंदर उस दौर में भी लोड शेडिंग ऐसे ही हुआ करती थी जैसे कि आज के दौर में हुआ करती है। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब लाइट जाती थी तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें लेके छतों पे सोने के लिए चले जाया करते थे। अब जो लोग पुराने दौर के हैं या 80s या 90s के एरा के लोग हैं उनको पता होगा कि अक्सर लोग छतों पे जाके सोया करते थे। खैर, किस्सा मुख्तसर, वैसे ही एक रात थी और इत्तफाक से पूरे दिन हमारी लाइट मौजूद नहीं थी। तो जैसे ही रात के 9 बजे तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके सोने के लिए छत पे आ गए। आज हम पहली दफ़ा छत पे सोने के लिए नहीं आए थे। इससे पहले भी मुतादिद बार ऐसा हो चुका था कि अक्सर जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे लेके छत पे आ जाया करते थे। कुछ देर तक जो मेरी मदर थी वो हाथ वाला जो पंखा हुआ करता था वो मुझे झलती रहीं और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी आँख खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे बराबर वाले घर से, यानी कि जो रमीज़ का घर था, उस घर से मुझे शोर की या किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। अब उस घर में क्योंकि ऑलरेडी मर्डर्स हो चुके थे और उस वक्त वो जो घर था वो मुकम्मल तौर पे खाली था, लिहाजा उस घर के अंदर से किसी के बातें करने की आवाज़ आना या किसी की मौजूदगी का एहसास होना, ये मेरी समझ से बालातर था। शुरू में तो मैं उठा, इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आती रही तो बिलाखिर मैं खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि बराबर वाली छत पे या बराबर वाले घर में झांक के देखता हूँ। अब क्योंकि उस वक्त जो मेरी उम्र थी वो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो इस तरह के ख्यालात या इस तरह की बातें जहन में नहीं आया करती थीं। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बराबर वाले घर की जो छत थी उस पर बढ़ रहा था, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो बराबर वाली छत थी वो मुकम्मल तौर पे नज़र आने लगी थी। बिलाखिर जैसे ही मैं दीवार के बिल्कुल करीब पहुंचा और जब मेरी बराबर वाली छत पे सही तरह से नज़र पड़ी
तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त रमीज़ सामने स्टेयर्स के पास खड़ा हुआ है। उसके हाथ में बैट मौजूद है और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये कोई ख्वाब है या मेरा वहम है या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ देर तक मैं वहीं पे खड़ा रहा, सकते किसी हालत में अपने दोस्त को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो गर्दन है उसकी गर्दन कटी हुई है और उसकी गर्दन से मुसलसल खून बह रहा है। अभी जबकि मैं अपने दोस्त पे गौर कर रहा था और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की या इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरानिए में जो मेरा दोस्त था वो मेरी तरफ देख के एकदम से कहने लगा कि आ जाओ वामिक, मेरे साथ क्रिकेट खेलो। बहुत दिन हो गए कि तुमने मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेली है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि जैसे मेरे वही दिन वही सब कुछ लौट आया है, जैसे कि मैं पहले रमीज़ के साथ क्रिकेट खेला करता था। वो इसी अंदाज में, इसी लहजे में, इसी तरह मुस्कुराते हुए ना सिर्फ मेरी तरफ देखा करता था बल्कि वो मेरे ना चाहने के बावजूद भी मुझे क्रिकेट खेलने के लिए राज़ी कर लिया करता था। एक अजीब सी सूरत हाल थी जो मेरे सामने ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि मुझे इस हकीकत होने पे शक हो रहा था। इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरी मदर ने या फिर मेरे फादर ने मुझे आवाज़ दी है। और जैसे ही मैंने पलट के अपने मदर फादर की तरफ देखा जहाँ पे वो सो रहे थे, तो वाकई में मेरी मदर उठ के बैठी हुई थी और वो मुझे आवाज़ दे के बुला रही थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम इतनी रात में वहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो मैंने उनको कहा कि मम्मी, सामने रमीज़ खड़ा हुआ है, वो देखें, वो रहा रमीज़, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। अब जब मैंने ऐसे बोला तो फ़ौरन से जो मेरी मदर थी वो भागती हुई मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़ के खींचती हुई नीचे ले गईं। पूरी रात मेरी मदर मेरे ऊपर दम दुरूद करती रहीं और जब सुबह सारे के सारे घर वाले सो के उठे तो उन्होंने मेरे फादर से ये वाकया शेयर किया। इस वाकये के बाद जो मेरे पेरेंट्स थे उन दोनों ने मुझ पे पाबंदी लगा दी थी कि ख़ास तौर पे रात के टाइम में या मगरिब की नमाज के बाद किसी भी सूरत में मुझे छत पे नहीं जाना है। अब जब से उन्होंने पाबंदी लगाई थी तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे जो मेरी लाइफ है वो नॉर्मल हो चुकी है और शायद अब मेरा सामना दोबारा से रमीज़ से कभी भी नहीं होगा। इसी तरह 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे और मुझे अच्छी तरह याद है कि रमीज़ की बर्थडे का दिन था। इत्तफाक से जो मेरे फादर थे वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले हुए थे, जबकि जो मेरी मदर थी वो दूसरे कमरे में मेरी नानी से बातें कर रही थी। मैं टीवी लाउंज में बैठा हुआ था, टीवी मैंने ऑन किया हुआ था और टीवी पे शायद कोई कार्टून देख रहा था। इसी दौरानिए में मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से महसूस हुआ कि जैसे लेफ़्ट साइड से जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद है या जहाँ पे रास्ता मौजूद है, उस रास्ते से एकदम से कोई चलता हुआ रूम के अंदर एंटर हुआ है। अब मेरी उस दौर में भी इतनी एज नहीं थी। आमतौर पे जो बच्चे कार्टून वगैरह देखा करते थे तो उनका जो फोकस था वो मुकम्मल तौर पे टीवी पे हुआ करता था। तो वैसे ही मैं मुसलसल टीवी को देख रहा था, हालांकि मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई रूम के अंदर एंटर हुआ है। अब मेरा गुमान था कि शायद मेरे फादर होंगे या हो सकता है मेरे चचा या मामू वगैरह कमरे के अंदर दाखिल हुए हों। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा तो ये देख के मेरी चीख निकल गई कि मेरा मरहूम दोस्त रमीज़ मेरे सामने खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने बड़े साफ़ सुथरे से सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं। और ये जो कपड़े थे, जब मैंने इन कपड़ों पे या रमीज़ के ऊपर गौर करना शुरू किया तो मुझे याद आया कि इसके कत्ल होने से पहले
जब इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी तो उसने हूबहू ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। हाँ, इन कपड़ों के ऊपर उसके गले में एक हार मौजूद था जो कि शायद उसकी नानी ने या उसकी दादी ने उसको पहनाया हुआ था। अब जैसे ही मैंने अपने इस दोस्त को अपने सामने देखा तो मैं मुकम्मल तौर पे पजल्ड हो चुका था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं और यहाँ से बाहर कैसे निकलूं कि मेरे सामने देखते ही देखते रमीज़ ने दोबारा से मुझे मुखातिब किया और मेरा नाम लेके मुझे कहने लगा कि आज मेरी बर्थडे है, तुम आज मेरे घर में मेरी बर्थडे में आओगे ना। अब जैसे ही उसने ये सवाल किया तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। शायद मैं बेहोश हो चुका था या कम से कम मैं गुनूदगी में जा चुका था। खैर, जब मुझे होश आया या मैं सेंसेस में आया तो अगेन सेम सिचुएशन थी। मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरे करीब व जवार में मौजूद थे। मेरी मदर मुसलसल मेरे ऊपर दम दुरूद कर रही थी और वो बहुत खुश थी कि मैं होश में आ चुका हूँ। खैर, उसके बाद जब मैं होश में आया तो जो मेरे पेरेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी उस मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया और उन इमाम साहब को लेके न सिर्फ हमारे घर आए बल्कि काफ़ी दिन तक मुझ पे दम दुरूद करवाते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि उसके कुछ अरसे बाद वो जो घर था उस घर को भी हमने चेंज कर लिया था और बहुत करम है कि उसके बाद से ना मुझे रमीज़ नज़र आया और ना ही उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ।